नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी सर्वे पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा दोस्तों लास्ट अध्याय है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सतत विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे हम। तो छत्तीसगढ़ से जो इंपॉर्टेंट आंकड़े निकल कर आएंगे, उससे ज्यादा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ आंकड़े निकल कर आएंगे। और एसडीजी क्या होता है, बस यही पढ़ना रहता है इस अध्याय में, बाकी कुछ नहीं पढ़ना रहता। ठीक है जी। चलिए हम समझते हैं दोस्तों एसडीजी के बारे में क्या होता है। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु है, इस प्रमुख बिंदु को नेग्लेक्ट करना है, नहीं पढ़ना है। इसमें कोई खास बात नहीं दिया हुआ है, फालतू की बात यहाँ पर दी हुई है, तो इन सभी को चीजों को नहीं पढ़ना है। ठीक, हम बात करेंगे सीधा यहाँ जंप करेंगे पृष्ठभूमि पर, क्योंकि कुछ थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्य होता क्या है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों हम सतत विकास लक्ष्य क्या है। इसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पे हम चर्चा करते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है जी। क्या है? एक अवधारणा है, या इसके कंसेप्ट बोल सकते हैं, जिसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को, जैसे वर्तमान में जो पीढ़ी रह रहे हैं, जनरेशन, वर्तमान जनरेशन के जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए, मतलब भविष्य में जो आने वाले जनरेशन है, उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता सुरक्षित रखना है। तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब ही होता है दोस्तों, सतत विकास के ऐसा विकास करना है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, या आने वाले जनरेशन के लिए भी संसाधन अवेलेबल हो सके। मतलब संसाधनों की पूरी तरह से दोहन नहीं करना है, अर्थात पर्यावरण के सुरक्षण के साथ हमें विकास करना है, संसाधनों का एकदम से दोहन नहीं कर देना है जी। ठीक ना, यही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, देखिए अब इसमें पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ, तो सामाजिक समानता को भी क्या दिया जाता है, इसमें बढ़ावा दिया जाता है, एवं पर्यावरण की रक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। देने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है जी। मतलब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को भी हमको क्या करना है, अचीव करना है। ठीक, करने के तरीके खोजना शामिल है। कैसे इसके तरीके खोजना शामिल है, मतलब कैसे हम आर्थिक वृद्धि, हम आर्थिक विकास को पा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, इस पर रिसर्च किया जाता है। सतत विकास शब्द 1987 में पहली बार, जो सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये वर्ड, मतलब ये शब्द 1987 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में गढ़ा गया था। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में दोस्तों गढ़ा गया था 1987 में यूएन के द्वारा, जिसे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बार सतत विकास शब्द ब्रंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार गढ़ा गया था। कब? तो दोस्तों यूएन के द्वारा 1987 में। ये बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, पूर्व में सतत विकास की पारंपरिक अवधारणा में तीन प्रमुख तत्वों, क्या, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर अवलोकन किया जाता था। वर्तमान में सतत विकास की अवधारणा में दो और महत्वपूर्ण तत्वों, भागीदारी और शांति को जोड़ा गया है। पहले दोस्तों बात की जाती है आर्थिक विकास की, सामाजिक समावेश की और पर्यावरण संरक्षण की। अब इसमें दो तत्व और ऐड कर दिए गए हैं। क्या? एक भागीदारी, सहभागिता और शांति को जोड़ा गया है। ठीक, जो इसे और अधिक समावेशी और बेहतर बनाते हैं। तो सतत विकास के 5 आयाम होते हैं। सतत विकास के लक्ष्य 17 अलग हैं, लेकिन 5 आयाम हैं, 5 डायमेंशन हैं। वे 5 डायमेंशन क्या क्या हैं सतत विकास के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये 5 डायमेंशन है सतत विकास के। देखिए क्या क्या डायमेंशन है बीच में। सतत विकास दोस्तों अवधारणा है, कंसेप्ट है, याद रखना। मतलब आज के विकास के साथ साथ कल का विकास भी करना है। ठीक ना। इसके 5 डायमेंशन क्या है? भागीदारी का होना, भागीदारी होना चाहिए पहला, भागीदारी 5 डायमेंशन पहला। दूसरा पर्यावरण संरक्षण का होना, ठीक ना। तीसरा सामाजिक प्रगति का होना, शांति का होना, ठीक ना। आर्थिक
विकास का हो रहा, तो 1 2 3 4 5, तो आर्थिक विकास, भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रगति और शांति को भी इसमें आयाम इसमें शामिल किया गया है, ठीक ना। देखिए एजेंडा 2030 द्वारा यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुसंगत संकेतकों, इंडिकेटर्स एवं संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे। ठीक, अक्टूबर 2015 में कॉन्सेप्ट पहली बार आया था, मतलब सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था कब, तो अक्टूबर 2015 में। कब तक निर्धारित किया गया था कि हम सतत विकास लक्ष्य के 17 गोल को हम 2030 तक अचीव करेंगे, ये दोस्तों 2015 में निर्धारित किया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों ने वैश्विक समानता, मानवाधिकार और न्याय को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अंगीकृत किया गया था। सतत विकास के लक्ष्यों को अंगीकृत कब किया गया था, तो अक्टूबर 2015 में किया गया था। सतत विकास के लक्ष्यों को कब अंगीकृत किया गया था, तो अक्टूबर 2015 में किया गया था। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक जी। ठीक, इनमें 17 उद्देश्य और 169 वैश्विक लक्ष्य शामिल है जी। 169 वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। वैसे उसी को 17 लक्ष्य इसमें उद्देश्य लिखा हुआ, लेकिन 17 लक्ष्य ज्यादातर पढ़ा जाता है, तो 17 लक्ष्य मान के चलेंगे। वैश्विक स्तर पे पूछेगा तो 169, ठीक ना, जो मानवता के सक्षम अनेक चुनौतियों का समाधान करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास के 17 उद्देश्यों का प्रभावी मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इन्हें 5 प्रमुख आयामों में वर्गीकृत किया गया है। एक पीपल, लोग मतलब लोग से संबंधित होना चाहिए, लोग से संबंधित डायमेंशन है। दूसरा प्लैनेट, धरती से संबंधित है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी से संबंधित है। शांति, पीस से संबंधित है। और साझेदारी, पार्टनरशिप से संबंधित है। इन 5 आयामों को सामूहिक रूप से 5 पीज कहा जाता है, 5 पीज कहा जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य के तहत 5 पीज से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों 5 पीज के नाम लिख देना है। लोग, धरती, समृद्धि, शांति, साझेदारी, ये 5 पीज में शामिल है, ठीक ना दोस्तों, 5 पीज में शामिल है। इनमें से कौन 5 पीज में शामिल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन इसमें से 5 पीज में शामिल है, तो ये डायमेंशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत देशों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकार्यता सुनिश्चित करने और एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की अपेक्षा की गई है। इन लक्ष्यों का कार्यान्वयन और सफलता अनिवार्य रूप से देशों की अपनी सतत विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर है। ठीक, तो 5 पीज ये हैं, पढ़ चुके हैं हम। 5 पीज लोग है, धरती है, समृद्धि है, शांति है, साझेदारी है। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी दिशा निर्देश, इसको भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी दिशा निर्देश क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एसडीजी दिशा निर्देश क्या है? ठीक, चलिए पढ़ लेते हैं, इसको भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक जी, देखिए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में वर्ष 2030 तक विश्व भर में सभी रूपों और आयामों में गरीबी के समापन की एक साहसिक प्रतिबद्धता शामिल है। मतलब गरीबी को क्या करना है, समाप्त करना है 2030 तक। इस पहल का उद्देश्य सबसे कमजोर समूहों, जो वीकर ग्रुप है, कमजोर समूहों की पहचान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। सभी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, तो पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बुनियादी संसाधनों एवं सेवाओं को बढ़ाना है और जलवायु संबंधित आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समर्थन देना है, इसका उद्देश्य है। ठीक ना। राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है, तो देशों से अपेक्षित है कि वे एसडीजी प्रक्रिया को अपनाएं और 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करें। तो वही 17 लक्ष्य भी डिसाइड करेंगे कौन सा 17 लक्ष्य है, तो इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने से डिसाइड करें। ठीक ना जी, ठीक। चलिए आगे क्या कहता है देखिए,
देखिए देखिए हितधारकों का योगदान क्या होना चाहिए इसमें, तो सभी हितधारकों जैसे कि सरकारी संस्थाएं, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ से इस एजेंडे को साकार करने में योगदान देने की उम्मीद की जाती है। निगरानी और संकेतक सरकारों को राष्ट्रीय लक्ष्यों और वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी में सहायता के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय संकेतक विकसित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। देखिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास एसडीजी के क्रियान्वयन सफलता के लिए देशों को अपनी सतत विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करना आवश्यक है। कुछ खास नहीं है इसमें। प्रगति की समीक्षा क्या है, तो 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों और वैश्विक लक्ष्यों में हुई प्रगति, मतलब एसडीजी के लक्ष्यों में क्या प्रगति हुआ है या वैश्विक लक्ष्य में क्या प्रगति हुई है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई क्या क्या की गई है, समय समय पर समीक्षा की गई है कि नहीं, प्रत्येक देश की प्राथमिकता, ये जिम्मेदारी है प्रत्येक देश की। ठीक ना। डेटा संग्रहण क्या है, तो प्रगति की निगरानी, मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ, इसकी निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयों की गुणवत्तापूर्वक जांच के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समय पर डेटा संग्रहण की आवश्यकता है। साथ ही क्षेत्रीय अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा भी आवश्यक है। ठीक जी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ठीक 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 ठीक। विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने सितंबर 2019 में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने शेष 10 वर्षों को कार्यवाही का दशक, जिसे डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना है, राष्ट्रीय कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और संस्थानों की क्षमता को भी सशक्त करना है जी। ठीक, संस्थानों की क्षमता को क्या करना है, तो सशक्त करना है। ये बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा। अब देखिए सतत विकास के लक्ष्य 17 लक्ष्य है। ये 17 लक्ष्य क्या क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला लक्ष्य है गरीबी का अंत। देखिए सतत एसडीजी के 17 गोल हैं, 17 लक्ष्य हैं। इन 17 लक्ष्य को हमको प्राप्त करना होगा। इसका पहला लक्ष्य है गरीबी का अंत करना है, जीरो पॉवर्टी करना है। क्या जी, जीरो पॉवर्टी करना है। ठीक, देखिए जीरो पॉवर्टी के तहत क्या करना है दोस्तों, एसडीजी 1 का केंद्रीय विषय गरीबी का उन्मूलन है। केंद्रीय विषय क्या है, गरीबी का उन्मूलन है। गरीबी एक बहुआयामी स्थिति है जो केवल आय की कमी या संसाधनों तक पहुंच को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भूख, कुपोषण, सीमित अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने में असमर्थता के रूपों में भी प्रकट होती है। सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति मानवता के लिए एक कठिन चुनौती है जी। ठीक ना। लक्ष्य 2 देखिए, भूखमरी समाप्त करना। एसडीजी 2 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी लोगों, विशेषकर कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह लक्ष्यों में ग्रामीण विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ कृषि उत्पादन और आय को दोगुना करना शामिल है। सतत कृषि को बढ़ावा देना, छोटे किसानों का समर्थन करना और भू प्रौद्योगिकी के साथ बाजारों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना भुखमरी और गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक उपाय है। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए दोस्तों बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश करना। ठीक, ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य क्या है, आरोग्य एवं कल्याण। आरोग्य एवं कल्याण के तहत हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एसडीजी 3 का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
जो सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं जैसे संक्रामक, असंक्रामक और पर्यावरणीय रोग, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाओं एवं टीकों की पहुंच को शामिल करता है। ठीक, इसके प्रयास बाल मृत्यु दर को कम करना है, बाल मृत्यु दर को भी कम करना है दोस्तों, मातृ स्वास्थ्य में भी सुधार करना है, ठीक ना, HIV, एड्स, मलेरिया जैसे बीमारियों को दोस्तों, इन रोगों को भी कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। ठीक है ना, तो SDG 4 का उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है और जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो जीवन भर सीखने के अवसर, जीवन भर हम बहुत सारी चीज सीखते हैं, तो उन सीखने के अवसर को, अपॉर्चुनिटी को दोस्तों बढ़ावा देना है। ठीक, जो लोगों के जीवन और सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, इस लक्ष्य का ध्यान सभी लड़के लड़कियों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने पर है। इसमें किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच उपलब्ध करवाना, लैंगिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच बनाए रखना भी शामिल है जी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम 5वें, लैंगिक समानता को भी कम, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो SDG 5 का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव का अंत करना है। कितना, तो सभी जितने भी महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, लड़कियों के साथ जो भेदभाव किए जाते हैं, ये सभी प्रकार के भेदभाव को कम करना है, अर्थात अंत करना है। सभी प्रकार के विभेद का उन्मूलन न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि यह समाजों के सतत भविष्य के लिए भी आवश्यक है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सम्मानजनक कार्य और राजनीतिक एवं आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने से स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति संभव है और व्यापक रूप से समुदायों तथा मानवता को लाभ होगा। महिलाओं को भूमि और संपत्ति, यौन और प्रजनन, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट पर समान अधिकार देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो लैंगिक समानता को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। ठीक जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल और स्वच्छता, लक्ष्य 6 क्या है? तो शुद्ध जल और स्वच्छता को, स्वच्छता के बारे में बताता है। क्या कहता है देखिए, SDG 6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन की प्रासंगिकता को दर्शाता है। शुद्ध जल और स्वच्छता से लोगों को रोगों से बचाया जा सकता है और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। जल की कमी और उसकी खराब गुणवत्ता विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा, आजीविका और शिक्षा के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एजेंडा 2030 इस बात पर जोर देता है कि ताजे जल के स्रोतों और परिस्थितियों तंत्रों का सतत प्रबंधन सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा क्या है देखिए, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, SDG 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ऊर्जा दक्षता में क्या करना है दोस्तों? सुधार करना है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना और सभी के लिए आधुनिक एवं सतत ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऊर्जा का योगदान विकास के इंजन को चलाने में महत्वपूर्ण है दोस्तों, विकास इंजन को चलाने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, चलिए देखिए, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, 8वां लक्ष्य 9वां है उद्योग नवाचार अवसंरचना। ये इधर नीचे का काम नहीं है, केवल आपको 17 लक्ष्य याद होना चाहिए। तो 8वां लक्ष्य क्या है? सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास। 9वां लक्ष्य दोस्तों उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना का निर्माण विकास करना। ठीक, देखिए 10वां लक्ष्य असमानताओं में कमी लाना है। असमानताओं में क्या करना दोस्तों? कमी लाना। जितने भी विभेद हैं, भेदभाव हैं, उसे क्या करना दोस्तों? कम करना है या समाप्त करना है। संधारणीय शहर एवं समुदाय, ठीक, संधारणीय शहर एवं समुदाय ये है
उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन है, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन 12वां लक्ष्य। आपका दोस्तों 13 लक्ष्य जलवायु कार्रवाई है, जलवायु कार्यवाही। 14 है जल में जीवन, जल में जीवन है। और दोस्तों आपका 17 लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य के सारांश ये आपका 15 लक्ष्य भूमि पर जीवन है। किस पे? तो भूमि पर जीवन है जी, ठीक ना। लक्ष्य शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं हैं। 17 लक्ष्य लक्ष्यों और के लिए भागीदारी है, भागीदारियां। सभी विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्या रहा है? इसमें कुछ खास पॉइंट तो नहीं है जिसको मैं बताता, ठीक, इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इस दिशा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने NIF तैयार किया है तथा UN इंडिया के सहयोग से एक राष्ट्रीय SDG डैशबोर्ड का विकास भी किया है। NIF में SDG संकेतकों की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें मंत्रालय अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर वर्तमान संकेतकों की उपयुक्तता और प्रासंगिक लक्ष्यों के लिए नए संकेतकों का परीक्षण करता है। ठीक, वर्तमान में SDG की प्रगति को मापने के लिए NIF में 290 संकेतक याद रखने, कितना? 290 संकेतक और 169 वैश्विक लक्ष्य है। ठीक, बस यही है पूरा थ्योरी, ये थ्योरी थोड़ी पढ़ना है जी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक जी, देखिए देखिए अब इसके लिए इंडेक्स निकलते हैं ना, तो SDG इंडिया इंडेक्स 1.0 का शुभारंभ दिसंबर कब हुआ? तो दिसंबर 2018 में हुआ है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 1.0 का शुभारंभ कब हुआ है दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो 2018 में हुआ, जिसमें कितने संकेतक? तो 62 संकेतकों का उपयोग किया गया था। तो जो फर्स्ट इंडेक्स आया था SDG इंडिया का, इसमें 62 संकेतक अर्थात इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया था। इसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुआ ना। SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 दिसंबर 2019 में जारी हुआ, जिसमें कितने संकेतक? तो लगातार संकेतक बढ़ रहे हैं। इसमें इंडिकेटर्स कितने हैं? तो 100 इंडिकेटर्स का समावेश था और 16 SDG लक्ष्यों में से, मतलब 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 54 टारगेट्स का ध्यान रखा गया था, 54 टारगेट को पूरा करना था। ठीक, फिर आता है SDG इंडिया इंडेक्स 3.0। क्या? तो 3.0 आता है जो 2021 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 109 संकेतकों का उपयोग हुआ था। कितने? तो 109 इंडिकेटर्स का उपयोग हुआ और 16 लक्ष्यों में से 70 टारगेट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्तमान में SDG इंडिया इंडेक्स 4.0 है ना, अभी 4.0 चल रहा है, जिसमें 2024 में लॉन्च किया गया है, पिछले साल लॉन्च किया गया है इसे, जिसमें कितने इंडिकेटर्स हैं? तो 113 इंडिकेटर्स हैं अभी, मतलब 4.0 में दोस्तों कितने इंडिकेटर्स हैं ये अगर आपसे पूछे तो 113 इंडिकेटर्स हैं तो उपयोग किया गया है और 16 लक्ष्यों में से 70 टारगेट्स को कवर करता है। 16 लक्ष्यों में से 70 टारगेट्स को क्या करता है? कवर करता है। इंडेक्स में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समग्र स्कोर उनके प्रदर्शन के औसत के आधार पर निर्धारित होता है, जो 0 से 100 के बीच होता है। तो इसका स्कोर 0 से 100 के बीच होता है, याद रखना है। यह स्कोर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? एक अचीवर श्रेणी है। अचीवर श्रेणी में इंडेक्स क्या होते हैं दोस्तों? इंडेक्स स्कोर क्या होते हैं? 100। जिसका स्कोर 100 है उसका कैटेगरी क्या हो जाएगा? श्रेणी क्या हो जाएगा? अचीवर श्रेणी, स्कोर के आधार पर ना, अचीवर्स। ठीक, यदि जी किसी का स्कोर इंडेक्स स्कोर कितना है तो 65 से 99 है, 65 से 99 के बीच है, 65 से 99 के बीच है, तो वो दोस्तों फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। क्या? फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं। यदि किसी का स्कोर 50 से 64 के बीच है तो उसे दोस्तों परफॉर्मेंस श्रेणी की कहते हैं। क्या? परफॉर्मेंस श्रेणी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब एस्पिरेंट श्रेणी क्या होता है? तो इंडेक्स स्कोर 50 से कम है,
50 से कम है तो उसे क्या कहा जाता है, एस्पिरेंट श्रेणी कहा जाता है। ठीक, ये टेबल को सही जोड़ी में मिलाओ करके पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अचीवर श्रेणी में कौन आते हैं, फ्रंट रनर श्रेणी में कितना स्कोर इसमें शामिल है, परफॉर्मेंस श्रेणी में कितने से कितने स्कोर तक को परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल किया जाता है, एस्पिरेंट श्रेणी में कितने से कितने स्कोर को शामिल किया जाता है, यह पूछा जाता है। ठीक ना, चलिए ठीक, यहाँ बताए हुए हैं ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स फॉर पेंडोकिन इसका इस प्रकार है, ये नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है ये, 2018 की से प्रकाशित हुआ था, तो 70 है, ये नहीं दिख रहा है, इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है वो। हाँ, संस्थागत व्यवस्था को पढ़ लेते हैं, एचडीजी की संस्थागत व्यवस्था क्या है। संस्थागत व्यवस्था को पूछा जा सकता है आपसे, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एसडीजी की समीक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य नीति आयोग को सौंपी है। तो एसडीजी की समीक्षा कौन करता है और निगरानी कौन करता है, एसडीजी की सतत विकास लक्ष्य की समीक्षा और निगरानी कौन करता है, तो राज्य नीति आयोग करता है। कौन करता है, तो राज्य नीति आयोग करता है। ठीक, एसडीजी की प्रगति के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकार ने 23 जनवरी 2021 को राज्य योजना आयोग के नेतृत्व में 3 समितियों का गठन किया है। 3 समितियों का क्या किया जी, गठन किया है, जो निम्न है। पहला, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीजी स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, जिसको SLSC कहा जाता है, पर राज्य स्तरीय संचालन समिति। ठीक, दूसरा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसडीजी पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति, मतलब स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ठीक, जिसको SLIMC कहा जाता है। और तीसरा क्या है, एसडीजी कार्यान्वयन की प्रक्रिया और मार्गदर्शन करने और निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एसडीजी पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति। तो 3 स्तर समिति है, एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, दूसरा है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और तीसरा है कलेक्टर की अध्यक्षता में दोस्तों समिति गठित की गई है, ताकि सही से निगरानी कर सके, मॉनिटरिंग किया जा सके, किसका, तो एसडीजी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक का ढांचा क्या है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। देखिए क्या चीजों को यहां से आपको याद करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला संकेतक ढांचा को प्रस्तुत करने के पहले छत्तीसगढ़ का एसडीजी विजन 2023-30 भी रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए राज्य का दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें 2024 तक की 7 वर्षीय रणनीतियों और 2020 तक की 3 वर्षीय कार्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। ठीक, तो यहां से ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ है, कोई खास फैक्ट नहीं बनता इसमें। 11 समूह का गठन के दूसरे चरण में 11 समूह का गठन नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ एसआईपी की मुख्य विशेषताएं नहीं पूछा जाएगा। ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये तालिका पर देखिए, एसडीजी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिलों के कंपोजिट स्कोर तथा इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग को दर्शाने वाली सारणी। तो कंपोजिट स्कोर पूछेगा, सतत विकास लक्ष्य के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कंपोजिट स्कोर पूछे तो आंसर लेना है आपको दोस्तों, हमारे राज्य का कंपोजिट स्कोर कितना है, तो 69 है। कंपोजिट स्कोर कितना है जी हमारे राज्य का, तो 69 है, याद रखना है, 69 कंपोजिट स्कोर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, सबसे ज्यादा कंपोजिट स्कोर किस राज्य की है, तो धमतरी के, कितना, तो 77। कितना है, 77 दोस्तों। टॉप में कौन है कंपोजिट स्कोर में, टॉप में धमतरी है, याद रखना है।
टॉप में दोस्तों कंपोजिट स्कोर में टॉप में कौन सा है, तो धमतरी याद रखने हैं। दूसरे नंबर पे कांकेर है 72 है कांकेर। थर्ड नंबर पे राजनांदगांव है 72 है। चौथे नंबर पे दोस्तों खैरागढ़ सुखेतान गंडाई है 72 है। पांचवें नंबर पे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है 72 है। तो कंपोजिट स्कोर में दोस्तों आपके पश्चिमी वाला जो राज्य है, पश्चिमी वाला जो जिला है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा में जो जिला है वही कंपोजिट स्कोर में आगे है। लेकिन सबसे टॉप में धमतरी याद रखना, ठीक। सबसे कम इस कंपोजिट स्कोर किसका है पूछेगा, तो बीजापुर। कितना है, तो 56। सबसे कम दोस्तों कंपोजिट स्कोर किसका है, तो बीजापुर का है। कितना है, याद रखना है 56 है। कितना है जी, 56 है, 56। उसके बाद बलरामपुर का है, बलरामपुर के कितने हैं, 60 है जी। उसके बाद सुकमा का, सुकमा का कंपोजिट स्कोर कितना है, 61 है। उसके बाद कोंडागांव का है, कोंडागांव का कंपोजिट स्कोर कितना है, तो 63 है। उसके बाद जसपुर का है, तो जसपुर का कंपोजिट स्कोर कितना है, 64 है, ठीक। तो सबसे कम कंपोजिट स्कोर बीजापुर, सबसे ज्यादा कंपोजिट स्कोर आपका धमतरी, ठीक ना। तो दो चीजों को याद रखें, कंपोजिट स्कोर सबसे ज्यादा किस जिला को प्राप्त है, तो धमतरी जिला को प्राप्त है। किस जिले की कंपोजिट स्कोर सबसे कम है, तो बीजापुर की। बीजापुर की कितना, 56। धमतरी का कितना, तो 77। ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य 17 लक्ष्य है, ठीक है ना। तो हो गया समाप्ति। तो आज से दोस्तों हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट होता है। जो भी तथ्य मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंट दोस्तों वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा तो बहुत सारे मिलेंगे जी, बहुत सारे कचड़ा भरा हुआ है, तो सभी कचड़ा को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है मेरे दोस्तों। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।